सिलसिला है आओ करें बातें तलाशे हल। मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता यास्मीन और इस पॉडकास्ट में आपको पता है कि हम आपके लेते हैं सवाल और जवाब देती हैं डॉक्टर ताहिरा कासमी। सवाल पूछने के लिए हमारे पास जो जराए मौजूद हैं वो है व्हाट्सएप नंबर 0333019476 और हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं। अक्स रिसर्च सेंटर पर ये चीज अभी आप जूम लिंक आपके साथ शेयर हो गया होगा और लाइव वहां पर आप हमारा जो ये पॉडकास्ट है वो देख सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी रिपोर्ट्स, और वैसे तो व्हाट्सएप और इन नंबर्स पर भी आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करते हैं, लेकिन हमारे पास ईमेल आईडी है करें बातें @axresearch.com। इन पे भी आप जो है वो अपनी सवाल भेज सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा जरिया है जिससे आप मुस्तफीद हो रहे हैं। डॉक्टर तायरा हमेशा ये बात करती हैं कि अपना सवाल पूछने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी होती है, जिसमें आपका एज, आपका वेट, आपका स्टेटस, आपकी हाइट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो बहुत गुस्सा होती हैं खास करके जब हम सिर्फ उनसे उनकी अल्ट्रासाउंड, मरीजों की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर करें और फिर उनसे पूछे कि बताएं ये क्या, तो वो कहती है मैं इंसानों का इलाज करती हूँ। ये मेरे पे इल्जाम है कि मैं आपको कभी गुस्सा होते हुए आज तक किसी को नजर नहीं आई। वो कहती है कि मैं इंसानों का इलाज करती हूँ, मैं ये रिपोर्ट का इलाज नहीं करती, मुझे अपनी तकलीफ बताए। तो ये मेरी खास बात है कि पूरा पाकिस्तान एक दूसरे को अपनी रिपोर्ट से एक दिखा रहा होता है या भेज रहा होता है, और मैं अलग-ऐलान कहती हूँ मैं रिपोर्टों का इलाज नहीं करती। आप मुझे अपनी तकलीफ बताएं, मैं आपकी तकलीफ से शुरू करूंगी। बेसिकली बात यह है कि एक रिवाज से चल गया है कि लोग एक दूसरे को यानी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या हिस्ट्री को लोगों ने बहुत छोटा समझ लिया है और सीधे सीधे अल्ट्रासाउंड, सीधे सीधे टेस्ट और टेस्ट भी, और उससे एक बहुत बड़ी चीज फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी बहुत लोगों के इन्वॉल्व हैं। बहरहाल क्या ही बात की जाए, लेकिन मैं ट्रेडिशनल वे से और जो कि एक ऑथेंटिक वे है, क्योंकि मेडिसिन का पिरामिड, बल्कि कल मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त बता रही थी, मेडिसिन का पिरामिड 3 चीजों से बनता है। पिरामिड यानी त्रिकोण, उसमें सबसे पहले हिस्ट्री है, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन है और तीसरा है फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और उसके बाद कहीं लैब्स आती हैं। तो अब आप मुझे बता दें कि मतलब कहाँ पे वो पिरामिड बनता है, और तो आप प्लीज, और फिर ये एजुकेट कर ना डॉक्टर कंप्लेंट्स में भी। हाँ बिल्कुल, चले ठीक है। तो फिर हम लोग बाज़ाब्ता आगाज कर चुके हैं, तस्नीम के पास जाते हैं कि उनके पास क्या सवाल आते। नहीं, मेरे पास असल में क्योंकि ताहिरा जो है वो ना सिर्फ ये कि लोगों की जो रिपोर्ट्स और वो सब है उनको देख के चीजें बताती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो उनके मुशाहिदे में बहुत ज्यादा हैं, जिसपे उन्होंने लिखा बहुत ज्यादा है। फिर अगेन वही बात कि लोग खुदारा उन किताबें पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि उससे जितनी उनको मालूमात आएंगी शायद उन्हें इससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचे। तो मेरा सवाल, बल्कि मेरा एक आपके लिए कि एक नुक्ता ये है ताहिरा कि हमारे यहाँ मुझे एक उस लफ्ज पे भी इतराज है। मेनोपॉज को सन्यास कहते हैं। मतलब सन, या मतलब वो सन जिसमें आपके ऊपर उदासी तारी होती है। तो मतलब मेनोपॉज एक फिजिकल कंडीशन है, वो हर खातून के ऊपर आनी जी सन्यास, वही सन्यास, यानी कि जिस सन में आपके ऊपर ये उदासी, यास इज उदासी। तो क्यों हम इसको इतना उदास तस्वुर करते हैं? क्या औरत खत्म हो जाती है मेनोपॉज के बाद? बेसिक बात ये है कि अगर आप इसको देखा जाए फिजियोलॉजिकली या मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वाकई बॉडी में बेइंतहा और बहुत बुरी चेंजेस आती हैं मेनोपॉज के बाद। और चूंकि जो खवातीन के हार्मोन्स हैं, जिसमें खवातीन का ईस्ट्रोजन है और मर्दों का टेस्टोस्टेरोन है, आप देखें मर्दों के टेस्टोस्टेरोन में भी फर्क पड़ता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना ईस्ट्रोजन में पड़ता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ओवरी से आ रही होती है और ओवरी अपना यानी बेजादानी और उसमें वो अपना काम करना खत्म कर देती है। तो उसके बहुत ज्यादा बुरे इफेक्ट्स हैं, यानी हड्डियों का बुरबुरापन,
मूड चेंजेस, वेट गेन, बालों का गिरना, स्किन चेंजेस और ऐसी बेतहाशा चीजें, और एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक लिहाज से इन्होंने नाम तो शायद कुछ रियलिटी बेस्ड ही दिया था, लेकिन उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपको शुगर होती है तो आप शुगर का इलाज करते हैं, जब आपको ब्लड प्रेशर होता है तो आप ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं, फ्रैक्चर होता है तो हड्डी जोड़ के बस पहुंच जाते हैं। तो बाबा मेनोपॉज को भी आप यूं ये ना समझें कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद आपने अपनी सेहत की थोड़ी सी निगहदाश्त ज्यादा करनी है, और वो इसलिए करनी है कि अब आपके पास नेचर ने जो चीज आपको दी थी वो आपके पास से चली गई है। बाल सफेद हो रहे हैं, आपका बालों का, यानी आप सोचेंगे सारे के सारे जब बॉडी सिस्टम डिटीरियोरेट हो रहे हैं और आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो सिनेयास को भी सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर क्या तर्जुमा मैं करना चाहूँ तो अपनी जिंदगी में बहुत सारी चेंजेस लेकर आए, जो के खवातीन समझती हैं कि नहीं असी ते मुक गए, असी ते बस, असी ते मुड़की और ये और वो। ऐसा नहीं है। 50 के बाद आप क्या मौत का इंतजार करने के लिए बैठेंगी? क्या अभी कब्र खुले और आप उसमें घुस जाएं? हल्के रंग पहनना, लो मूड होना, किसी चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करना, जिंदगी की दिलचस्पियों से थोड़ा सा पीछे हो जाना, हर बात में कहना नहीं अब क्या, क्यों भाई अब क्या, क्यों नहीं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। उस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक तो वो चीजें हैं जो बगैर दवाइयों के हैं, और कुछ चीजें हैं जो दवाइयां हैं। जो बगैर दवाइयों के हैं उनमें एक्सरसाइजेस शामिल हैं, वेट कंट्रोल शामिल है, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे सोया डाइट है। सोया डाइट जो है वो बहुत ज्यादा मेनोपॉज में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें सूडो एस्ट्रोजन पाया जाता है। तो सोया मिल्क भी मार्केट में अवेलेबल है। सोया बीन्स जो कि फ्रेश बीन्स है और वो पाकिस्तान में बहुत अच्छी मिलती हैं, ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल है। फिर एक्सरसाइजेस में भी खास किस्म की एक्सरसाइजेस जो कि जिम से रिलेटेड है। वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस कि आप अपनी हर हड्डी पे इतना वजन डालें कि वो हड्डी भुरभुरी ना होने पाए, ठीक है। ये तो हो गया नॉन मेडिसिन या नॉन फार्मास्यूटिकल इलाज। और फिर उसके बाद ये है कि फार्मास्यूटिकल इलाज भी है। अगर हॉट फ्लशेस जिसमें लोगों को बहुत ये होता है कि हाई एकदम सर चकरा जाता है और गर्मी चढ़ जाती है और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी और प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप अपनी बॉडी को मॉनिटर कर सकी हैं तो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट जरूर लेनी चाहिए। इसमें भी बायस है। कुछ सालों पहले एक स्टडी शुरू हुई थी, इसको क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, HRT के मुतालिक, और उसको फिर दरमियान में ही रोक दिया गया था क्योंकि वो वेल डिजाइन स्टडी नहीं थी, और कहा गया था कि नहीं जी HRT के लेने से ब्रेस्ट कैंसर में इजाफा है या यूट्रस के कैंसर में इजाफा है। और उसके बाद खवातीन की सेहत पे किसी ने काम ही नहीं किया। अच्छा, ये भी एक बायस है कि खवातीन की सेहत को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जहां जनरली और हर बीमारी पे रिसर्च हो रही होती है, खवातीन की प्रॉब्लम्स पे इतनी रिसर्च नहीं होती। और उसको बस कहा हाँ बस ठीक है, ये तो खवातीन के मसले, ये तो गुजारा कर लेंगी। खवातीन को हर मोड़ पे गुजारा करने वाला समझा जाता है। तो जैसे हम और आप हैं, हमें ईस्ट्रोजन जरूर लेनी चाहिए अपनी स्किन की मेंटेनेंस के लिए, अपने दिमाग के लिए। अल्जाइमर आपकी डिलेड हो जाती है अगर आप ईस्ट्रोजन लेते हैं। बालों के लिए हड्डियां भुरभुरी नहीं होती, लेकिन उसके बाद फिर वही है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, और वो एक हर औरत
उसको उस तरह से मॉनिटर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप ईस्ट्रोजन लेंगे तो आपको पीरियड्स जो हैं वो दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे, और अगर आप पीरियड्स नहीं चाहते तो फिर आपको उसके साथ एक और चीज है जो कि हार्मोनल IUCD है, जिसे मायरीना कहते हैं, तो फिर आपको यूट्रस में मायरीना रखवानी पड़ेगी। तो चीजें बहुत हैं, ठीक है, और हम बताने के लिए तैयार हैं। आपको आना चाहिए, लर्न करना आना चाहिए भाई। तो अगर आप शुरू करें, बिल्कुल, अगर आप नए नए फैशन कर सकते हैं, खाड़ी पहन सकते हैं, दूसरे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा डिजाइनर की कॉपीज गांव तक पहुंच सकती हैं कि असली कपड़े महंगे हैं, तो दूसरे तो भी अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करें ना। आपको क्या अच्छा लगेगा कि आप वैसे लड़खड़ा के चल रही हैं और सूट आपने पहना हुआ है हुसैन रेहार का। वैसे आज हुसैन रेहार की नई कलेक्शन रिलीज हो रही है, आप बड़ी मुझे यहाँ बैठ के नहीं, मैं असल में, क्योंकि मुझे मेनोपॉज से मुताल्लिक काफी खवातीन जो है वो अक्सर हमारी डिस्कशंस होती रही हैं जब हम उस एज में थे कि हाँ मेनोपॉज शुरू होना है, ये तो सबका ये था कि यार हाँ बस अब तो दिस इज द एंड, और अब क्या फलाना धमाका, तो मैं एंड ऑफ लाइफ, पहाड़ी पे चढ़े और कूद जाए। मैंने कहा कि मेरे लिए तो बिल्कुल भी कोई एंड ऑफ लाइफ उसी वक्त हो जब मुझे कब्र में उतार दिया जाएगा। हाँ, मैं तो खुद ही कहती हूँ आखिरी दिन तक ऐसे ही मजा करूंगी, बिल्कुल, ऐसे ही मजा करूंगी, ऐसे ही बोलूंगी, ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, ऐसे ही सब कुछ करती रहूंगी। तो ये था कि मे बी बिकॉज आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो शायद आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कहीं और इंटरेस्टेड हो जाए। बहुत सारी मिथ्स भी इसमें इन्वॉल्व है, रियलिटीज भी इसमें इन्वॉल्व है। तो मेरा से यही हमेशा कहना था कि लाइफ पार्टनर के लिए एक एक्टिव सेक्सुअल पार्टनर होना जरूरी नहीं है। आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत लेवल्स पे होती है, मेंटल कंपैटिबिलिटी, मेंटल सेक्स बिल्कुल, वो भी एक चीज है। और मैं उसको बड़े आराम से कहती हूँ कि इट्स नॉट ओनली दैट यू हैव लाइक, सॉरी टू से अगर आप लोग इसको माइंड करें, but it's not only physical fucking, it's mental fucking as well, and that is more important, more important, a lot more important. और दूसरी बात जो आप कह रही हैं, loss of libido is a fact for both partners, it's not only for women. मैंने अभी आपको बताया कि मर्दों का भी टेस्टोस्टेरोन कम होता है, खवातीन का भी ईस्ट्रोजन कम होता है, लेकिन मर्दों में शायद थोड़ा सा कम और खवातीन में ज्यादा। लेकिन अगर आप ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिप्लेसमेंट लेना शुरू कर दें तो आप लॉस ऑफ लिबिडो यानी लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन योर सेक्सुअल रिलेशंस, ये आपका इम्प्रूव करता है। और वही बात है कि जो हार्मोन्स नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि इन हार्मोन्स की मॉनिटरिंग आपको सीखनी पड़ेगी। आपको मॉनिटरिंग, आपको, इसीलिए तो मैं कहती हूँ नो योर बॉडी, दिस इज योर फेमिनिज्म, कि आप जिन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपकी हर चीज आपकी बॉडी में है। तो मैं इंतहाई एजुकेटेड लोगों को भी अपनी बॉडी के हार्मोन्स का या उनके अप एंड डाउन का नहीं पता होता, इसलिए कि जाहिर है लोग एक तो ये है कि हमारे यहाँ रीडिंग नहीं है, ठीक है, अगर साइंस नहीं भी पढ़ी हुई तो कुछ लोग रीड करके सीख लेते हैं। जैसे मेरी बेटियां हैं वो बहुत ज्यादा रीडिंग करती हैं, तो उन्हें बाज़ दफा मुझे लगता है कि हाँ इन्हें तो मुझसे ज्यादा आ गया है। यानी बाज मेडिसिन के अफेयर्स में मुझे लगता है कि मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा आता है, एंड हालांकि शी इज ए आर्ट स्टूडेंट। सो बेसिकली लोग समझते हैं कि नहीं, हम एक खास सब्जेक्ट पढ़ के हम दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। मैं कहती हूँ आप दुनिया का हर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और हर सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। और आजकल तो सीखना बहुत आसान है भाई, ये इंटरनेट ने ये तो खुल जा सिम है, बिल्कुल, एक दरवाजा खोलो, दूसरा खोलो, तीसरा खोलो, 40 दरवाजे खुल जाते हैं, खुल जा सिम पे।
अब यहाँ पे हम शाइस्ता की तरफ जाएंगे और जो कुछ जी सवाल हाँ, मैं हैं। साथ साथ हमारा चूंकि फेसबुक पे भी जा रहा है ये रिकॉर्डिंग, तो शुमाइला असद हैं, उन्होंने कहा है कि मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ। तो शुमाइला, अगर आप फेसबुक पेज पे ही अपने मैसेज कर दें, वहीं से हम आपका सवाल पिक कर लेंगे, या फिर हमारा अच्छा, जो ये अक्स पे अभी लाइव जा रहा है? जी, अक्स पे लाइव जा रहा है। और या फिर आप हमें, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333019472 इस पे भी आप अपना सवाल भेज सकती हैं। डॉक्टर तायरा हमारे साथ हैं, वो आपको जवाब दे देंगी। अच्छा डॉक्टर तायरा, ऑब्वियसली ये अच्छा शुरू से ही शाइस्ता, हम मुझे आई एम सॉरी, जी जी आई एम सॉरी, जस्ट एक जुमला मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बात याद आ गई है, फिर मैं भूल जाऊंगी कि बहुत से लोग जो सवाल पूछते हैं उनसे मेरा ये कहना है कि प्लीज फॉलो अस कंटिन्यूसली। आप अपना सवाल पूछ के हमसे या मेरे उससे पेज से गायब मत हुआ करें, ये मत किया करें कि मैं आपको फौरन उसी वक्त, जिस वक्त आपने सवाल, और बाज़ दफा मैं उसका जवाब सोच के 3-4 दिन बाद देती हूँ, या कभी इस प्रोग्राम में दे देती हूँ, और फिर लोगों का गिला आता है कि आपने जवाब नहीं दिया। तो जितने भी लोग मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाह, आपकी आवाज गायब हो गई। डॉक्टर ताहिरा की आवाज गायब हो गई है। इंटरनेट वीक है मेरा ख्याल है, जिसकी वजह से। हेलो जी, आपकी आवाज गायब हो गई थी, अब भी गायब हो गई थी, अभी भी गायब है वैसे। अच्छा, मस्कत में भी जो है वो इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है, या तो शायद हमारी वजह से होगा। जी जी, मेरा ख्याल है मैं शायद गायब हो गई थी। अभी भी गायब ही है, आवाज आ रही है, शक्ल नहीं आ रही। मैं गायब हो गई थी जी, आवाज आ रही? आवाज आ जी, रही है। आवाज आ रही। जी, अब आप दोनों, आवाज और तस्वीर दोनों आ गई है। हाँ, तस्वीर आई, आवाज का पता नहीं। आवाज नहीं आ रही है। ताहिरा, आप मेरी आवाज, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल जी आ रही जी, शुक्र है, शुक्र है, है। वापसी चले, हो गई हाँ, सबकी। शाइस्ता सवाल पूछना शुरू करें हाँ, प्लीज। अच्छा मैं सवाल आपसे पूछती हूँ, ये क्योंकि ऑब्वियसली हम इसी पूरे गायनाकोलॉजी और ये सारी चीजें पूछ रहे हैं, तो एक हमारे पास सवाल आया हुआ है कि जी प्रोफेशनल गायनाकोलॉजिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्या गायनाकोलॉजी की एजुकेशन के दौरान ही सिजेरियन करना सिखाया जाता है, या सिजेरियन की डिग्री अलग से होती है? हॉस्पिटल में सर्जन वार्ड होता है, क्या वहाँ के सर्जन भी सिजेरियन कर सकते हैं, या सिर्फ गायनाकोलॉजिस्ट ही सिजेरियन करती हैं? जी डॉक्टर तायरा। अब देखें, जी जी, मुझे इस बात पे ये सुन के ये मजे का सवाल है। चले मैं इनको बताऊं कि एमबीबीएस का मतलब ये है कि आपने एक बुनियादी सी डिग्री ले ली, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर, एमबीबीएस का मतलब बल्कि ये है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आवाज आप लोगों को आ रही है? जी जी जी, हाँ। और उसके बाद, हेलो, हाँ जी। जी, उसके बाद ये है कि कुछ लोग बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी करके अपना क्लिनिक बना लेते हैं, और जिसपे अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक ब्लॉग लिखा है जिसमें एक बच्ची की, छोटी जगहों पे जो लोग बैठे होते हैं वो इस बात को रियलाइज नहीं करते, और चूंकि लोगों को भी पता नहीं है तो वो उन्हें डॉक्टर समझ के जाते हैं और वो बड़ी चीजों पे हाथ डाल लेते हैं। तो मैंने अभी एक बच्ची का वाकया लिखा कि जो पीर महल में एक डॉक्टर के पास गई और उसने उसके अंदर से इंटेस्टाइन काट दी, और इंटेस्टाइन काट के उसने बाद उसे लाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद भेजा, और बहरहाल बाद में बच्ची की डेथ हो गई।
तो जिन्होंने ये पूछा है कि गायनाकोलॉजी की ट्रेनिंग, जी हमारे यहाँ पाकिस्तान में और वर्ल्ड ओवर डिफरेंट प्रोग्राम्स है गायनाकोलॉजी के। पाकिस्तान में, अच्छा ये मैं चाहूंगी कि आप लोग डिग्रियां भी याद कर लें ताकि आप लोगों को पता चले कि किस डॉक्टर के पास क्या है। MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, DGO डिप्लोमा इन गायनी ऑप्स सबसे छोटी डिग्री, उससे ऊपर MCPS मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तानी मेंबरशिप, FCPS फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तानी फेलोशिप लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिग्री, MRCOG मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ ओबी-गायनी UK, इंग्लैंड के रॉयल कॉलेज की मेंबरशिप। ट्रेनिंग जो है वो हर डिग्री की अलग-अलग है। DGO की पाकिस्तान में 1 साल की ट्रेनिंग है सिर्फ, MCPS की 2 साल की ट्रेनिंग है और FCPS की 4 साल की ट्रेनिंग है। हर ट्रेनिंग के में की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। FCPS के लिए पहले आपको पार्ट 1 करना पड़ता है, MBBS के बाद, और आप अस्पताल के अंदर रहते हुए अपनी, अगर आप पार्ट 1 पास कर लें तो आपको किसी प्रोफेसर के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी होती है और उस प्रोफेसर के साथ आप वार्ड में 4 साल तक काम करते हैं और उन 4 सालों में आपको हर चीज सिखाई जाती है, जिसमें सिजेरियन करना, हिस्टेरेक्टमी करना और बड़े बड़े छोटे ऑपरेशन से लेके बड़ा ऑपरेशन, हर ऑपरेशन सिखाया जाता है। और प्लस बच्चा पैदा करवाना और बच्चे को औजार लगवाना, और यानी ओबी-गायनी में जो भी कुछ है वो उन 4 सालों में आपकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन 4 सालों में ट्रेनिंग करके भी आप इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि बाज़ दफा आप बहुत बड़ी चीजों पे हाथ डाल सकें। उसके लिए आपको फिर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करनी होती है। और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का मसला ये है कि हमारे यहाँ अस्पतालों में खाली वही लोग एंटर हो सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है, तो इसलिए ज्यादातर लोग FCPS के बाद अपने अपने क्लिनिक बना लेते हैं। FCPS के बाद जब आप क्लिनिक बनाते हैं तो आपका हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस सारा खत्म हो जाता है और बेसिकली आप सीखते हैं हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस से। मिसाल के तौर पे अगर आज अस्पताल में 10 मरीज आए हैं लेकिन उन 10 मरीजों में मेनोपॉज की कोई पेशेंट नहीं है, तो इसका मतलब है आपने मेनोपॉज का कभी कोई मरीज नहीं देखा। आज 10 दिन में आप और मरीज देखेंगे। कल के 10 दिन में अगर जो मरीज आए हैं उनमें फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी का कोई मरीज नहीं आया, तो इसका मतलब है कि कल की तारीख में आपने प्रेगनेंसी का कोई मरीज नहीं देखा। इसी तरह आप जितना ज्यादा अस्पतालों में काम करते जाएं उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होता जाता है, क्योंकि आप सैकड़ों के हिसाब से मरीज देखते हैं और बाज़ दफा आप वो रेयर बीमारियां देखते हैं जो आप क्लिनिक्स पे बैठ के या छोटे अस्पतालों में बैठ के नहीं देख सकते। मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैंने पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े अस्पतालों में रोटेशन से काम किया। इसमें भी जो लोग एक जगह पे रहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मेरे कुछ कुलीग्स है जो पिंडी में पैदा हुए, पिंडी में MBBS किया, पिंडी में पार्ट 1 किया, पिंडी में FCPS किया और पिंडी के होली फैमिली DHQ या RGH में काम कर लिया। मैं चूंकि एक जगह से दूसरी जगह घूम रही थी तो मैंने लाहौर के सर गंगाराम अस्पताल में काम किया, पिंडी के होली फैमिली अस्पताल में काम किया, DHQ अस्पताल में काम किया, मुल्तान के निश्तर अस्पताल में काम किया, और ये तो पाकिस्तान के बड़े बड़े अस्पताल थे। इसके अलावा पाकिस्तान की पेरीफ्री में काम किया। मैं अगर अपनी कभी सरगुज़श्त नहीं यानी कि अपनी आप बीती लिखूं तो डेफिनेटली वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि मुख्तलिफ जगहों पे क्या क्या वाकयात पेश आए। लेकिन वही बात है कि अभी वक्त, तो आप बाज़ दफा ट्रेनिंग कर भी लेते हैं लेकिन आपको उस मरीज का इतना पता नहीं होता क्योंकि आपने वो मरीज देखा नहीं होता। आप किताबों, लेकिन आपने जैसे प्लेग के बारे में हम सब जानते हैं कि प्लेग था एक जमाने में, लेकिन हमने कभी प्लेग नहीं देखा इसलिए कि आजकल प्लेग होता नहीं है। इसी तरह आजकल कोरोना वायरस है, आज से 10 साल पहले किसी ने कोरोना वायरस का मरीज नहीं देखा था। सो इट्स अ एक्सपीरियंस आफ्टर
स्पेशलाइजेशन विच काउंट्स है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सिजेरियन एमबीबीएस में करना नहीं सिखाया जाता। एमबीबीएस में तो खाली किताबें पढ़ाई जाती हैं या फिर आपकी जो हॉस्पिटल की अटैचमेंट होती है वो होती है, जिसमें आप नॉर्मल बातें सीखते हैं। उसके बाद अगर आप हाउस जॉब करते हैं तो हाउस जॉब में आपकी ट्रेनिंग होती है अस्पताल में, लेकिन 1 साल की हाउस जॉब में हमारे जमाने में 6-6 महीने 2 जगहों पे करते थे, आजकल 3-3 माह 4 जगहों पे करते हैं। और वो इतनी मुख्तसर ट्रेनिंग है कि उसमें आपको कोई भी बड़ी सर्जरी नहीं सिखाई जा सकती। इसलिए आप खुद सोच रहे हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर के पास कितनी इंफॉर्मेशन होती है, डिग्री होती है लेकिन बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं होता, किताबी इल्म होता है। और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उस स्पेशलाइजेशन में डीजीओ वालों को कोई खास 1 साल की ट्रेनिंग है। 1 साल की ट्रेनिंग में अब आप खुद सोच लें क्या सिखाया जाता होगा। एमसीपीएस की उससे थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग एफसीपीएस वालों की है जिसमें सिजेरियन करना और सारे ऑपरेशन करने सिखाए जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि हो सकता है जिस अस्पताल में वो काम कर रहे हो वहां उनके टेन्योर में 4 साल में उनकी ड्यूटी में कोई वो वाला मरीज ना आए जो कि इंतहाई यानी कि इस तरह का हो। अब यकीन कीजिए मुझे 30 साल हो गए हैं, मैं अभी तक बाज दफा मुख्तलिफ मरीजों में मुख्तलिफ फाइंडिंग्स देख के अभी तक मैं हैरान होती हूँ। और मैंने तो मुल्क से बाहर भी काम किया, सऊदी अरब भी काम किया, वो भी मेरा टीचिंग हॉस्पिटल था। टीचिंग अस्पताल का मतलब ये होता है कि जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने आते हों और जहाँ जूनियर डॉक्टर जो हैं वो स्पेशलाइज कर रहे हो, तो उस अस्पताल की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे सारा सीखने सिखाने का काम हो रहा होता है। बड़े शहरों के जो सरकारी अस्पताल होते हैं वो टीचिंग अस्पताल होते हैं। तो मेरा जिस अस्पताल में मैं अब काम कर रही हूँ ये भी टीचिंग हॉस्पिटल है। सो इस लिहाज से आई एम लकी के मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे वो बहुत मुख्तलिफ जगहों के और इस तरह से। तो मेरा ख्याल है शायद मैंने आज गायनाकोलॉजी की काफी सारी, हाँ सर्जन्स को सिजेरियन करना आता है लेकिन सर्जन्स की टेरिटरी में सिजेरियन करना शामिल नहीं है, क्योंकि आता है क्योंकि वो सर्जन होते हैं, लेकिन बेसिकली ये टेरिटरी जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट की है। गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो दूसरा सवाल, क्योंकि ये हमें व्हाट्सएप पे सवाल आए हुए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ये सवाल हम आपसे पूछ सकें। वो कह रही हैं कि मेरी 25 साल की उम्र है, शादी नहीं हुई, 3 साल पहले वजाइनल डिस्चार्ज से शुरू हुआ, डॉक्टर एलएचबी को चेक करवाया, उन्होंने अद्वियात दी, कोई खास आराम नहीं आया, उन्होंने कहा ये लिकोरिया है। इसके बाद एक और एलएचबी से चेक करवाया, उसने दवाई दी जो पाउडर की तरह थी, उससे पहले तो बहुत जल्दी आराम आ गया मगर अब नहीं आता। मेरा वजन पहले 51 था, अब 45 या 46 के दरमियान है, कभी 45 से भी कम हो जाता है और इसका सबसे ज्यादा असर मेरे चेहरे पे होता है। चेहरे पे ऐसा लगता है गोश्त रहा ही नहीं, हड्डियां ही हड्डियां नजर आती हैं, और जो डिस्चार्ज होता है वो शाइस्ता, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, सॉरी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट भी जवाब दे चुकी हूँ और चूंकि ये अनमैरिड हैं तो इन्होंने पता नहीं एलएचबी को कैसे दिखाया होगा, यानी खाली हो सकता है कंसल्ट किया हो, और एलएचबी की दवाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बता चुकी हूँ कि अगर इन्हें बहुत तो मुसलसल चलता जा रहा है और आराम नहीं आ रहा, तो इन्हें अपना टीबी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। और बीमारी ठीक है जो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल डिस्चार्ज वो होता है, देखिए अगर आपके थूक में बू नहीं है और अगर आपके थूक इरिटेशन नहीं कर रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर कैविटी में उसकी सिक्रीशंस जो है वो नॉर्मल बनाई है। आंखों के जो आंसू है वो सिक्रीशन है, कान में जो वैक्स है वो सिक्रीशन है, मुंह का जो थूक है वो सिक्रीशन है, और इसी तरह वजाइना का जो डिस्चार्ज है वो सिक्रीशन है। लेकिन वो सिक्रीशन उस वक्त तक नॉर्मल है जब तक वो बहुत ज्यादा नहीं है, स्मेली नहीं है और उसका कोई रंग नहीं है और उसमें खारिश नहीं है। होता क्या है कि लोग अपने पीरियड्स में सफाई का ख्याल नहीं रखते, पानी
ताहिरा आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। नहीं करते पीरियड्स, पैड्स यूज नहीं, और 10 कल्चर मीडियम है और साथ में एनस है जहां से पॉटी निकल रही है। अब अभी भी अब अब सही है। बेहतर है। बीच में थोड़ा सा वो डिस्टॉर्शन था तो शायद समझ ना आई हो, पर उसमें आपने यही कहा कि ड्यूरिंग पीरियड सफाई का ख्याल नहीं रखते जिसके बायस ये सारा तो सेलुलर पे कर लिया है। अब ठीक है जी अब ठीक है। असल में मैं तो मैं ये कहने के पहले भी मैंने इस बारे में लिखा भी था कि बच्चियों को, खवातीन को अपनी पर्सनल हाइजीन को एक क्या कहना चाहिए, एक रिलीजियस रिचुअल समझ के करना चाहिए। पीरियड्स में बार बार नहाना है, देखें मेरा फिर वही रोना पीरियड्स है, ये पीरियड्स की किताब है, खुदा के लिए पढ़ लें। अब तो मेरा जी चाहता है मैं हाथ जोड़ के कहूँ कि पढ़ लें। पीरियड्स में बार बार नहाना है, पीरियड्स में अपने आप को अच्छी तरह खुले पानी से धोना है। पैड्स आपको जो है ये सैनिटरी नैपकिन्स यूज करने चाहिए। अगर महंगाई का मसला है तो फिर आप कॉटन लेके और उसके ऊपर स्टरलाइज गॉज लेकर लपेट लें, लेकिन कोई भी पैड आपको सारा दिन एक ही पैड में नहीं गुजारना। आपका जब भी पैड थोड़ा सा भर जाए आपने उसे चेंज करना है, बाथरूम से निकल के चेंज करना है। और जो इन सारी चीजों से और अपनी पर्सनल हाइजीन बेहतर बनानी है। हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा मसला है, लोगों का हीमोग्लोबिन बहुत बुरा होता है, इसकी इन्फेक्शन आपको बार बार होती है। हीमोग्लोबिन आपको मेंटेन करना है 12 से 13 तक, 13 तक आपको 12-13 जरूर रखना चाहिए सारी खवातीन को, क्योंकि ब्लड निकलता रहता है और आपकी हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है। तो आप आयरन की गोलियां जो कि फेरस कहलाती हैं वो रूटीन में पाकिस्तान में खानी चाहिए लोगों को। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं और इसके साथ एक्सरसाइज जरूर करें। अगर ये सारी चीजें करें तो मैं नहीं समझती कि किसी का डिस्चार्ज जो है वो इतना प्रोलॉन्ग हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने कहा ना कि हीमोग्लोबिन, तो वो तो टेस्ट के पे ये पता चलेगा, कोई आम ऐसी कोई वार्निंग हो सकती है या कोई सिम्टम जिससे हमें पता चले कि अच्छा ये अब 12 या 13? टायर्डनेस, थकावट, चिड़चिड़ापन, बालों का गिरना, निढाल रहना, पीरियड्स हैवी होना, ये सारे चीजें इंडिकेट करती हैं कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो मुतासिर हो रहा है। और अगर आपका जिसमें खून की कमी है तो, और या फिर पेट में कीड़े, लोग साफ पानी नहीं पीते हैं तो पेट में कीड़े होना तो एक बहुत ही पाकिस्तान में आम बात है, और पेट में कीड़े होंगे तो वो भी आपका खून पी जाएंगे। और इसलिए हेल्थ वाइज मैं क्यों ये सारा कुछ इतना झंझट पाल रही हूँ कि कोई भी आपके लिए मसीहा नहीं आएगा। आपने जैसे कुआं खोदते हैं पानी के लिए, आप अपनी सेहत का कुआं खोदें प्लीज और उसे सीखें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, एक सवाल है, वो उन्होंने वैसे हिस्ट्री दी हुई है कि 12 साल शादी के हैं, वजन 90 किलो है, कद 5 फीट और 8 इंच है, 3 बच्चे, 90 किलो उम्र वजन 40 बहुत साल। ज्यादा, हाँ, तो वजन वो ये बहुत कह रहे हैं कि आपका क्लिनिक या अस्पताल लाहौर में है, तो मैं अपनी शरीक हयात को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। हमने इनके बहुत टेस्ट करवा लिए हैं, बीमारी का इल्म नहीं हो पा रहा, वजन बढ़ रहा है और रंगत पीली, पिंडलियों, रान, बाजुकात, पूरी टांगों में शदीद दर्द रहता है और कभी कभी सर का दर्द। दिमाग के डॉक्टर को भी दिखला लिया है, 2 महीने पहले वजन 80 किलो था, अब 90 है। भाई बात ये है कि मैंने पिछली दफा भी कहा था कि अगर आप किसी लिफाफे में कुछ डालते जाएं और उसे निकालें नहीं तो क्या होगा, मोटापा। अच्छा, खवातीन का मसला ये है कि वो कहती है नहीं हम खाते कुछ नहीं है लेकिन वजन बढ़ता जाता है। बात ये है कि मुझे बताएं कि जामे शीरी बिकता कैसे है, रूह अफ़ज़ा बिकता कैसे है, मिठाइयाँ बिकती कैसे है, चीनी इतनी बेतहाशा पाकिस्तान में बिकती कैसे है, केक, पेस्ट्रियां, बेकरियां बंद क्यों नहीं होती, जूसेस की फैक्ट्रियां क्यों बंद नहीं होती, ये कौन खाता पीता है भाई?
ये आप लोग खाते पीते हैं, और ये सारी की सारी चीजें इंतहाई। अच्छा, पेप्सी ड्रिंक्स, ये कैसे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा बिकती है, फिर आप कहते हैं हम कुछ खाते पीते नहीं है। तो वजन इन चीजों से बढ़ता है। आप खुदा के लिए उन्हें जिम ज्वाइन करवाएं। और मैंने पिछली दफा भी कहा था कि अगर आप उन्हें बॉइल्ड वेजिटेबल्स या ग्रिल्ड वेजिटेबल्स और साथ में थोड़ा सा चिकन या फिश भी ग्रिल करके विदाउट ऑयल, हाँ ऑयल, पाकिस्तान में इतना ऑयल कैसे बिकता है भाई? आपके सालन पे अगर तरी ना हो तो लोग कहते हैं खाना मजेदार नहीं, तो या तो फिर मुंह का चस्का ढूंढ लें और या फिर अपनी सेहत ढूंढ लें। तो और अपनी क्लिनिक का अगर बता दें, वैसे तो मुझे लगता है पाकिस्तान में मेरा क्लिनिक आने के लिए आपको एक अदद वीजा और एयर ट्रेवल टिकट चाहिए, तभी आप मेरे हुजूर पहुंच सकते हैं। ठीक है। वैसे तस्लीम आइडिया आया, अगली दफा जब मैं कराची आऊं तो आप क्यों ना कराची के मरीज बुला लें, आपके घर के बाहर लाइनें लग जाएंगी। चले डन है। अच्छा, तो ये तो आपने बता दिया डॉक्टर साहिबा ने कि वो लाहौर में लेकिन नहीं आप होती फीस ले गए, फिर फीस ले गए, ये नहीं कि अब थोड़ा बहुत, अब मैं पाकिस्तान जाके मेरी शॉपिंग का खर्चा तो उठाना पड़ेगा ना किसी को। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, मैं सवाल शामिल कर रही हूँ। ये कह रही हैं कि मेरी 24 साल उम्र है, सिंगल हूँ, हाइट 5 फीट 4 इंच, वेट कभी करवाया नहीं। मेरे ब्रेस्ट में गिल्टी सी है, किसी टाइम तो ऐसे फील होता है जैसे कुछ अंदर से मुझे खा रहा है। इसके लिए क्या करूं? कोई मेडिसिन बता दें जिससे आराम आए। कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाना पॉसिबल नहीं है, मैं विलेज से हूँ। ये कुछ नहीं हो सकता, गिल्टी है तो आपको चेकअप कराना है। मुझे नहीं समझ आता कि चेकअप कराना क्यों पॉसिबल नहीं है। यही तो बात है पाकिस्तान में। अगर आप घर में फोन रख सकते हैं, इंटरनेट रख सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, शादियों पे जा सकते हैं, खा पी सकते हैं, तो फिर सेहत पे भी खर्च करना आप पे फर्ज है। बल्कि और कई चीजों पे कटौती हो सकती है। यानी मेरे नजदीक शादी धूमधाम से और सारा कुछ करना फजूल है। बिल्कुल, आप अपने उन चीजों पे पैसे खर्च करें जिसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड चाहिए, और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड करके सर्जन की कंसल्टेशन चाहिए। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ब्रेस्ट गायनाकोलॉजिस्ट के अंडर नहीं आती, ये जनरल सर्जन के अंडर आती है। ये डिवीजन है, तो इसलिए आप अल्ट्रासाउंड कराएं और किसी जनरल सर्जन को दिखाएं। इसीलिए शायद डॉक्टर साहिबा, ये जो हमारी खवातीन में ये जो बहुत देर से डॉक्टर के पास जाना, कि जब आपका हाल बुरा हो गया हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, तो बेहतर है अगर आप सुन रही हैं। वही बात है ना कि आप ब्रेस्ट को इतना बड़ा टैबू बना दिया गया है कि वो कहती हैं हाय हाय, अब आदमी को जाके कैसे दिखाएं, शर्म आती है। भाई खुदा के लिए डॉक्टर डॉक्टर होता है, ठीक है। अब हमें सारी मर्दाना चीजों का पता होता है, और वो जब सर्जरी में स्पेशलाइज करते हैं तो वो सारी ये जनाना चीजें सीखते हैं, मतलब ब्रेस्ट सीखते हैं। और जब ज्यादा हो जाता है तो तब भी तो आप जाते हैं ना, और उस वक्त जब जिंदगी के दिन थोड़े रहते हैं, हो चुके होते हैं, तब आप चले जाते हैं। तो you have to remove these taboos for your safety. Definitely. ठीक है। अच्छा सवाल है जी, मैम मुझे फाइब्रॉइड के बारे में अवेयरनेस दें प्लीज। आई हैव फाइब्रॉइड इन यूट्रस, मुझे क्या एहतियात करनी चाहिए? ये हार्मफुल तो नहीं है? वेट तकरीबन कोई 75, एज उनकी 34 साल है, हाइट 5'3" है, शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं जो ऑपरेशन से हुए हैं, शादी को 9 साल हो चुके हैं और छोटी बेटी 4 साल की। मुझे ये बताएं तकलीफ क्या है? फाइब्रॉइड तो अल्ट्रासाउंड में पता चला होगा। हाँ ठीक है, फाइब्रॉइड की भी कोई रिपोर्ट होगी, लेकिन उससे पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या थी जिससे इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और इन्हें फाइब्रॉइड पता चला? ठीक है, जब तक आप अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं बताते, यानी आपको तकलीफ क्या थी जिससे आप हॉस्पिटल गई या किसी भी डॉक्टर से जाके अपने अल्ट्रासाउंड कराया और पता चला कि फाइब्रॉइड है, और फाइब्रॉइड का साइज क्या है और वो कहाँ पे हैं,
तब तक आपको कोई ओपिनियन नहीं दिया जा सकता। और फिर मैं यही कहूंगी कि मैं फाइब्रॉइड्स के मुतालिक भी लिख चुकी हूँ इस किताब में, प्लीज इसे पढ़िए। अच्छा, ये फिर मेरा ख्याल है कुछ ऐसा ही सवाल है कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं होती, सब कुछ ठीक है, 10 साल हो गए हैं, एक बेबी भी 9 साल का है, एज 39 है, वेट 60 है, हाइट 5'2" है, और उन्होंने डॉक्टर साहबा रिपोर्ट्स भी अटैच की हुई हैं, अगर आपको मौका मिला हो देखने का। यानी इसको हम कहेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। यानी एक बेबी है और उसके बाद अब 10 साल से उन्हें दोबारा नहीं हो रहा। इनफर्टिलिटी मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑनलाइन इनफर्टिलिटी मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ये एक लंबा ट्रीटमेंट है और इसके लिए क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो उसके लिए बाकायदा दवाएं और मॉनिटरिंग और सारा कुछ। बहरहाल मैं रिपोर्ट्स देख के तो आपको वैसे जवाब दे दूंगी, आप पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन 39 इयर्स की ये हो गई हैं तो 39 इयर्स में जाके चांसेस जो हैं वो वैसे ही थोड़े से कम रह जाते हैं कुछ लोगों में, कुछ लोगों में ठीक रहता है। और बहरहाल उन्हें इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को ही दिखाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, पाकिस्तान में ये मसला है कि हर बंदा इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है। पेरीफ्री में बैठा हुआ जो डॉक्टर है वो भी इनफर्टिलिटी मैनेज कर रहा है और दूसरे भी कर रहे हैं। तो इसका तो बहुत ही, यानी ये बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं रिपीट कर देती हूँ। तस्लीम साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। नंबर हमारा है 0333019472 ये हिना कासिम, सॉरी नूर फातिमा ने भी कुछ सवाल किए हैं फेसबुक पे। ये उस्मा इजाज हमसे हमारा व्हाट्सएप नंबर पूछ रही थी। हिना कासिम कह रही हैं कि आई एम रीडिंग योर बुक, जिंदगी से डरते हो, एंड आई एम लविंग इट। वैसे मैं भी पढ़ रही हूँ और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। शुक्र है, तस्लीम शुक्र साहिबा, है कोई तो पढ़ रहा है मेरे खूने जिगर से लिखे हुए अल्फाज। क्योंकि वो जो तस्लीम साहिबा ने सवाल किया ना संन्यास का, तो एक वो आपके पास पेशेंट आई थी जिन्होंने कहा था कि मुझे पीरियड्स चाहिए, चैप्टर था, और एक था मुझे पीरियड्स नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ये दो एक्सट्रीम्स हैं जो कि आपके पास आई और लेकिन ये आपने सारे के सारे ये यानी मैं कैसे लिखती हूँ कि असली मरीज होते हैं और वो मेरे साथ इस बात का इजहार करते हैं, एंड देन इट गिव्स मी एन आइडिया कि देखो एक औरत ऐसे सोच रही है क्योंकि उसका जिस्म मुख्तलिफ है, उसकी तकलीफ मुख्तलिफ है, और एक औरत ऐसे सोच रही है। और लाइक जैसे देखो अब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये मिसाल देती हूँ क्योंकि लड़कियां भी होती हैं लड़के भी होते हैं। तो जैसे अब हम 3 औरतें इस वक्त बैठी हुई हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा एक है, तीनों के पास 2-2 आंखें हैं, नाक है, मुंह है, बाल है, चेहरा है और बॉडी, लेकिन हम तीनों मुख्तलिफ हैं, ठीक है, हम रिजेंबल नहीं करते। द सेम इज ट्रू फॉर द इनर बॉडी। कोई भी एक बंदा दूसरे से रिजेंबल नहीं करता। अच्छा, अब मेडिसिन का क्या है कि आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है कि भाई एक फ्रेमवर्क है कि हाँ आंखों का ये इलाज और ये, लेकिन उसमें जो वेरिएशंस होती हैं वो डॉक्टर की कैलकुलेशन है। अब मसला ये है कि वो डॉक्टर इस काबिल होना चाहिए कि वो इसकी कैलकुलेशन करे, ठीक है। अब ये आपकी किस्मत के आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच जाए जो कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये आपकी किस्मत कि आप किसी ऐसे के पास पहुंच जाए जो कैलकुलेशन ना कर सके। इमेजिन करें मेरी बेटी अमेरिका में रहते हुए, न्यूयॉर्क में रह के वो इतने डॉक्टर चेंज करती है, और वो चूंकि जाहिर है मैंने पहले बताया कि वो इतना पढ़ती है, तो वो कहती है मुझे जाके पता चल जाता है मामा इसको कुछ नहीं आता। अब सोचे न्यूयॉर्क में बैठ नहीं, और इस पे मैं बिल्कुल जो मेरे साथ बीती 12 साल हो गए जब मैं नई कराची गई और मुझे आंखों में लगा कि मेरी बीनाई कम हो रही थी। मुझे किसी ने मुझे एक डॉक्टर के पास भेजा कि नहीं बहुत अच्छे हैं, इनके वालिद भी बहुत अच्छा आई सर्जन थे, ये सारा मैं गई, उन्होंने मेरे टेस्ट किए, उन्होंने कहा जी देखिए एक आंख में तो 80% लाइट खत्म हो गई, आपकी बीनाई एक में शायद 60 रह गई, आप मेरे पास 1 साल बाद आइएगा। मैंने कहा है ये कौन सा इलाज है। खैर मैं वहां से आगे फिर किसी ने और डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ग्लूकोमा जरूर है, वो ज़ाहिर है हेरिडेटरी है, उसके साथ साथ आपको
यूवीआइटिस भी हो गया, जो रेटिना की बीमारी है, और उसका इलाज मौजूद है। तो पहले डॉक्टर ने तो ऑलमोस्ट मुझे मार दिया था, मतलब जहनी तौर पे, कि जी मेरी आंखें तो गई काम से। और वो अब आप नाबीना हो गई। और वो इतना बड़ा क्लिनिक क्लिफ्टन में चला रहे हैं, और उनके वालिद भी सर्जन थे और सारा कुछ। बट द थिंग इज के एक वो मरीज, और चूंकि मैं आपकी बेटियों की तरह मुझे भी कुछ एक जुनून है मेडिकल चीजें पढ़ने का, तो मुझे लगा नहीं ये हो नहीं सकता, इसमें जरूर कोई गलत वो उन्होंने देखा है। सो आई वेंट टू अनदर डॉक्टर। बट द थिंग इज कि कोई और आम आदमी हो जिसको नहीं इतना इतराक हो, तो वो तो उसको और डॉक्टर की कही हुई बात वैसे भी इंसान समझता है कि हाँ बस जो कह दिया डॉक्टर ने सो कह दिया, तो बस बात खत्म हो गई। और मैं आप वहीं यकीन कीजिए तस्नीम, मैं खुद डॉक्टर हो के इतने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं मेरे पास अपनी जाती तकलीफ के लिए, कि मैं बाज दफा हंसती हूँ कि मैं डॉक्टर होके इस सब में से गुजर रही हूँ। ठीक है, और एक बंदे का ओपिनियन दूसरे से मुख्तलिफ है और दूसरे का तीसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, तो एक आम बंदा क्या करता होगा, और वो चीज जो है वो फिर मुझे जो है वो जाहिर है वो परेशान करती है, क्योंकि और फिर मैं ये जो आपसे बातें करती हूँ ना, कैलकुलेशन, क्योंकि सब फर्क सिर्फ कैलकुलेशन का है। आप देखें सब वही किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि आप उन किताबों को पेशेंट्स पे फिट नहीं कर सकते, हर पेशेंट पे फिट नहीं कर सकते। आपको हर पेशेंट का अलहदा से टेलर करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहती हूँ, लिख लो, यू आर टेलर मास्टर, you have to tailor the medicine and diagnosis according to that human being. बिल्कुल, आप एक रेडीमेड कपड़ा हर किसी को नहीं पहना सकते। अब आपको सोचे, मेरा साइज जो है वो 12 है, मैं 8 नंबर का कपड़ा कैसे पहनूंगी? सही बात। ठीक है, और अगर जो मेरे से भी जरा वो हेल्दी होंगे, वो 16 नंबर वाले वो 12 नंबर वाला कपड़ा कैसे पहनेंगे? कमीज वही है, कमीज का गला भी है, कमीज के बाजू भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हर किसी का साइज डिफरेंट है। सो डॉक्टर्स डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। और प्लस ये कि फिर वही बात है, एक और चीज जिसको अगर आप मेरी खुद सताई ना समझें तो आईक्यू लेवल। आप डॉक्टर तो बहुत लोग बनते हैं, एक क्लास में 200-250 लोग होते हैं, लेकिन क्या उन सब का आईक्यू बराबर होता है? क्या उन सब की अप्रोच एक जैसी होती है? ये भी तो सवाल है ना कि वो एक तो ये कि एक्सेस में कोई डॉक्टर्स हों, और फिर वो भी अल्लाह मियां को पता होगा, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशंस तो वो जो हाँ, अब देखें जो न्यूयॉर्क में बैठा होगा, क्या उसकी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं होगी? बस ये बात है कि आपको फिर खुद बहुत पढ़ना है, खुद बहुत जानना है, अपनी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। जैसे मैं अपनी बेटी की मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि न्यूयॉर्क में बैठे हुए क्या कोई डॉक्टर सब स्टैंडर्ड होगा तो इसके पास डिग्री नहीं होगी? वहां तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वहां डिग्रियां होती हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि अप्रोच एंड कैलकुलेशन। सो यू हैव टू हिट और आइडेंटिफाई दैट डॉक्टर, और फिर एक दफा अगर आपको मिल जाए तो बस फिर उसे जफा मार के पकड़ ले। चलो, यहाँ पे मुझे एक सवाल पूछना था डॉक्टर ताहिरा से, क्योंकि अभी हम बात ये कर रहे थे कि उन खातून की जिनकी उम्र 39 हो गई है, वो प्रेग्नेंट होना चाह रही है और नहीं हो पा रही, कोई है हमारे यार्ड स्टिक के आइडियल उम्र प्रेगनेंसी की खवातीन की कब से कब तक की होती है? जो मेडिसिन कहती है वो तो कहती है कि टिल 35 आप कर लें। किस एज से? फ्रॉम 25 टू टिल 35, 10 साल। ठीक है। उससे पहले जो है टीनेजर और वो सारे, तब तो आपकी बॉडी डेवलपमेंट ही कंप्लीट नहीं हुई होती, ठीक है, और आपकी मेंटल जो ग्रोथ है वो ही खत्म नहीं हुई होती। तो आपकी मेंटल ग्रोथ खत्म होती है 25 पे, और 35 का इसलिए कहा जाता है कि बच्चे पालने के लिए भी आपको वक्त चाहिए, ठीक है। आप
ज्यादा बड़ी उम्र में जाएंगे तो फिर बच्चे पालना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, और थोड़े से आपको मेडिकल डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। प्लस ये कि एक और थ्योरी ये भी है कि जो एग्स हैं वो आपके थोड़े डीफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये भी इस पे भी मैंने लिखा था कि लोग खवातीन के एग्स पे बातें करते हैं लेकिन मर्दों के स्पर्म्स पे नहीं करते, या मर्दों की एज पे बातें नहीं करते। मर्द की एज भी काउंट करती है, कि वो भी अगर जैसे 40-50 का होके समझेगा नहीं जी मैं तो किसी भी वक्त बच्चा पैदा कर सकता हूँ, नहीं, उसके स्पर्म्स में भी चेंजेस आ चुकी होती हैं। तो और फिर वही बात है कि लोग कहेंगे हाय 10 साल में फिर कैसे फैमिली करें, तो भैया फैमिली 2 बच्चों की करो। ये जो 4-4 बच्चों वाला ट्रेंड है, फिर लोग कहेंगे नहीं रिज्क अल्लाह मियां देता है, डेफिनेटली अल्लाह मियां रिज्क देता है, लेकिन अस्पताल कौन बनाता है, स्कूल कौन बनाता है, और जो सारे इन बच्चों का ताम झाम है, और वो आपको चाहिए, ठीक है, और वो आपकी। अच्छा, एक चीज और जो मैं कुछ लोग मुझे सवाल भेजते हैं कि मैं किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट को नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हाय, तो ये बच्चा कहाँ से अफोर्ड होगा? गायनोकोलॉजिस्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी, या अच्छी डॉक्टर, या अच्छी दवाइयां, या अच्छा अस्पताल। तो ये जो एक पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग और आ रहा है दुनिया में, इसके कपड़े, इसकी एजुकेशन, इसकी दवाइयां, इसकी ग्रोथ, इसकी पूरी जिंदगी, वो कहाँ से मैनेज होगा? ये क्या कभी किसी ने सोचा? डेफिनेटली। आई थिंक आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि 2 बच्चे भी बिल्कुल काफी हैं, और 10 साल के अंदर 2 बच्चे अगर हैं तो नथिंग लाइक इट। और 2 से ज्यादा बच्चे आपको क्या देंगे? मैं अपने हर मरीज से एक सवाल पूछती हूँ, आपको ये बच्चा क्यों चाहिए? आपके अगर पहले से 4 बच्चे हैं तो आपको 5वां क्यों चाहिए? वो क्या चीज है जो आपको 4 बच्चों ने नहीं दी? आप माँ नहीं बने, उन्होंने आपको अम्मा कह के नहीं पुकारा, आप बाप नहीं बने, उन्होंने अब्बा कह के नहीं पुकारा, उन्होंने आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दी माँ बाप बनने की, उन्होंने आपके घर में जो भी आपको रौनक शौनक चाहिए वो नहीं लगाई। वो क्या ठीक बच्चे नहीं है, नॉर्मल नहीं है? क्या बात है? आपको 5वां क्यों चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक भी जा सकते हैं वैसे तो। हाँ, और टू बी ऑनेस्ट पानी खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं है देने के लिए यार। तो लेकिन तो वही बात है, अभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे नहीं नहीं ये जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आप एक औरत के जिस्म से जब भी बच्चा पैदा करते हैं, वो औरत कई साल अपने जिस्म से यानी उससे डिटीरियोरेट होती है, और उसके जिस्म में इतनी ज्यादा तोड़ फोड़ होती है जिसकी हद नहीं। हर हमल और हर डिलीवरी में उसके लिए मौत का दरवाजा खुलता है। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान का सबसे ज्यादा है, वो क्यों ज्यादा है? इसलिए कि आप मानते ही नहीं इस बात को। हाँ, कहते हैं ओ नहीं नहीं बच्चे तो बस पैदा हो जाते हैं, ये तो साल हर साल से हो रहे हैं। अच्छा, फिर मेरा एक सवाल है कि आजकल जैसे उल्टा बच्चा है वो पैदा नहीं करवाया जाता, अगर उल्टा बच्चा है तो उसका हाला ऑपरेशन है। तो पुराने जमानों में जब ऑपरेशन नहीं था तो बच्चा तो उल्टा होता होगा, बिल्कुल थे, और आड़ा भी होता होगा, हम्म। और आवल भी नीचे होती होगी। तो फिर क्या करते थे, या अभी भी क्या करते हैं? गोट वाले क्या करते हैं? बच्चा आड़ा होता है, क्या करते हैं? आवल नीचे होती है, क्या करते हैं? आवल फट जाती है, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। तो फिर मर जाती है। हाँ, मर जाती है, अल्लाह दी मर्जी। सो एट व्हाट कॉस्ट यू वांट ए बच्चा? एट व्हाट कॉस्ट? डोंट यू लव दैट वुमन? Don't you love that woman who has left her everything? Parents, her, बहन भाई, and has come to your place. What's the value of that woman? Do you have any value for her? बहुत अहम सवाल। अगर आपके
अगर आप के पास अपनी शरीक हयात की जिंदगी के लिए कोई वैल्यू है तो खुदा के लिए बच्चे कम पैदा करें। अच्छा डॉक्टर खवातीन, मेरे पास एक सवाल है लेकिन ये इतना इमोशनल वो है ना कि और खवातीन को भी अगर अपनी जिंदगी से और अपने पहले वाले बच्चों से मोहब्बत है, मैं हर खातून को ये कहती हूँ, तुम्हें क्या अपने पहले या दूसरे या तीसरे बच्चे से मोहब्बत नहीं है तो फिर चौथा पैदा करके एक और रिस्क क्यों ले रही हो? अगर तुम मर गई तो पहले 3 का क्या होगा? सही। वो और माँ मर जाए तो बच्चों का कुछ नहीं होता, बच्चे तबाह हो जाते हैं। यही तो सो इमेजिन एवरी वुमन शुड, हर औरत को ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत है तो मैं हर दफा अपने आप को इस ट्रायल से ना गुजारूं। सही। और हर बाप को भी ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। शाइस्ता, आपको आखिरी सवाल? मेरे पास एक सवाल है, ये मदीहा रईस ने मुझसे पूछा है, अब मुझे नहीं पता, ये यही पूछना चाह रही है। वो कह रही है स्पेशली टीनेजर्स में लाइस के लिए भी कोई सोल्यूशन बताएं। ओहो, जुओं के लिए? अरे भाई, मैंने कल जुओं पे इतना मजेदार मजमून लिखा है, वो मैंने लोग पागल हो गए कि डॉक्टर साहिबा जुओं का किस्सा सुना दिया है। मैंने कहा हाँ भाई, वो मैंने सुनाना ही था। मेरे बाल इतने ज्यादा थे और इतने घने थे कि हर वक्त जुएं पड़ जाती थी और मेरी अम्मा निकाल निकाल के थक जाती थी और बहन भाई मजाक करते थे सॉल्यूशन, क्योंकि बस आखिरी कुछ चंद मिनट है। कहा भैया मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे अब एंटी लाइस शैम्पू मिलते हैं और बाकी मुझे डर्मेटोलॉजी का नहीं पता। कुछ लोगों ने मेरे ब्लॉग के नीचे लिखा था कि आजकल कोई गोली अवेलेबल है जो खाएं तो जुएं चली जाती हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट। मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे सिर्फ बारीक कंघी का पता है और एंटी लाइस शैम्पू का पता है, बस। सो अब तो हाँ, एंटी लाइस सफाई रखें बस, और ये चीजें इस्तेमाल करें, हो सकता है यार। ये ना कौन सफाई रखे, सफाई मैं बहुत रखती थी, रोज नहाती थी, जुएं फिर भी आ जाती थी। ठीक है, थैंक यू ताहिरा साहिबा और थैंक यू मिस तस्नीम। आज बहुत मजा आया, बहुत हंसे। बट देखने वालों के लिए हमारा यही है कि हम अपने सवालात हमें इन जराए के जरिए आप भेज सकते हैं। प्लीज अगर आपने ये प्रोग्राम नहीं देखा तो आप YouTube पे अक्स डिजिटल स्टूडियो और अक्स रिसर्च सेंटर के जो फेसबुक पेज है वहां पे ये प्रोग्राम कुछ देर के बाद अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां अपने सवालात की जो है वो जवाबात दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। औरतें उठ जाओ मर्द भी साथ साथ उनके साथ। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू।